नमस्कार दोस्तों। आज मेरे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट हैं श्री सुधाकर जी। ये छत्तीसगढ़ में महिला बाल विकास अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं और महिला बाल विकास अधिकारी के रूप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। साथ ही हेल्थ, फिटनेस और मोटिवेशन के लिए भी इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। तो हम सब आज इनके बारे में जानेंगे और इनके काम के बारे में जानेंगे। सुधाकर जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार अविनाश जी। मैं बहुत बढ़िया, एज ऑलवेज। गुड। आप वेरी कैसे गुड। हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ और आपको देख के हमेशा प्रेरणा मिलते रहती है। हम सभी को, मैं घर में भी आपका वीडियो फोटो फेसबुक में दिखाता हूँ। ठीक है। और आज सबसे सो पहले नाइस स्टार्ट ऑफ यू, थैंक हाँ, यू। सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे आपका संक्षिप्त परिचय जानना चाहूंगा ताकि लोग आपको अच्छे से जान सकें। कृपया अपना परिचय दीजिए एक बार। जी, मेरा नाम सुधाकर है। मैं छत्तीसगढ़ का ही रहवासी हूँ। मेरा घर गरियाबंद जिले में है। हम्म। छुरा यहाँ का नगर पंचायत है और ब्लॉक भी है। मेरा अच्छा। घर वहीं पर है। जी। मेरी पढ़ाई कहें तो 10वीं तक का जो है वो छुरा में ही हुई। फिर 11वीं 12वीं मैंने रायपुर मल्टीपर्पज स्कूल, 12वीं तक हिंदी मीडियम ही था। अच्छा। 11वीं 12वीं में मल्टीपर्पज स्कूल से मैंने पास किया, 11वीं और 12वीं। देन इंजीनियरिंग की तैयारी मैंने 2 साल भिलाई में रह कर की, आईआईटी और एनआईटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। फिर आईआईटी में तो नहीं हुआ, 2 बार मेंस लिखा था उस समय। अच्छा। लेकिन एनआईटी में एआई ट्रिपल ई हमने जब दिया था 2001 में, वो पहला एआई ट्रिपल ई था। अच्छा। उसमें जो है वो अच्छी रैंक बन गई, तो फिर एनआईटी त्रिची से मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 2002 में दाखिला लिया और 2006 में वहां से पास आउट हुआ। त्रिची से। एनआईटी त्रिची से ही मुझे जी हम्म। एनआईटी त्रिची से ही मुझे कैंपस प्लेसमेंट में एचसीएल टेक्नोलॉजीज में जॉब मिला। अच्छा। पीसीबी डिजाइन इंजीनियर, जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। ओके ओके। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हाँ, देखेंगे मैं समझ उसमें गया। ग्रीन बोर्ड होता है पीछे जी। उसका डिजाइन इंजीनियर का जॉब मैंने 2 साल किया। हम्म। फिर मुझे लगा कि मुझे कहीं ना कहीं लोक सेवा में जाना चाहिए, तो वहाँ उस पोस्ट से रिजाइन करके मैंने छत्तीसगढ़ पीएससी 2008 का एग्जाम लिखा। अच्छा। 2008 की पीएससी का रिजल्ट 2013 में आया। इन हम्म। बिटवीन 2009 से 2013 तक मैं छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक में भी रहा। अच्छा। 2 साल फील्ड ऑफिसर रहा, 2 साल ब्रांच मैनेजर रहा। हम्म। और 2013 में जब 2008 पीएससी का फाइनल रिजल्ट आया, तो मैं जिला महिला बाल विकास अधिकारी के पद पर मेरी पहली पदस्थापना हुई बस्तर जिले में। अच्छा। जी हम्म। और इस तरह आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेके बैंकिंग सेक्टर और फिर उसके बाद सिविल सर्विस, ये सारे एरिया में आपने बढ़िया काम किया है। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फील्ड है वहाँ पैकेज बहुत अच्छा मिलता है। तो उसको छोड़कर जी सिविल, बिल्कुल। हाँ, सिविल सेवा में आने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? आ, अविनाश जी, जहाँ तक मैं अपनी व्यक्तिगत बात कहूँ तो मुझे लाइफ का सेटिस्फैक्शन केवल पैसे से मिलता हो, ऐसा मुझे नहीं लगता है। गुड गुड। मुझे लगता है कि पैसा एक लेवल तक बहुत जरूरी है जीवन यापन के लिए, लेकिन जो हम एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन की बात कहते हैं, वो कहीं ना कहीं समाज के लिए जब आप कंट्रीब्यूशन करते हैं, और वो कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट होना चाहिए। सही है वो सर। अवसर प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने पर मुझे लगता है कि थोड़ा कम अवसर है। वहां पर वो सेटिस्फैक्शन आपको महसूस नहीं होगा। और हम्म। वही सेटिस्फैक्शन जब आप लोक सेवा में आते हैं, चाहे वो यूपीएससी के थ्रू हो, चाहे स्टेट पीएससी के थ्रू हो, हाँ हाँ। वो आपको अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन देता है कि मैंने अपने कंट्री के लोगों के लिए, अपने स्टेट के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, उनकी हम्म। सेवा के लिए कुछ अपना कंट्रीब्यूशन किया, हम्म। अपना बेस्ट दिया। और उस कंट्रीब्यूशन में मॉनेटरी बेनिफिट भी है, पद की प्रतिष्ठा भी है, और अपने लोगों के सेवा का सेटिस्फैक्शन भी है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मैं जो है वो लोक सेवा की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट हुआ, और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस 11 साल की सर्विस में। नहीं, ये जान के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपके विचार इतने उच्च श्रेणी के हैं। नहीं तो आजकल ज्यादातर लोग पैसे के पीछे भागते रहते हैं। आपने पैसे के बजाय सिविल सेवा को चुना, यही एक बहुत बड़ी बात है।
तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका बैकग्राउंड, जैसे आपने बताया कि आप गरियाबंद के पास के हैं, तो छोटे जगह से आपने जी मतलब कम से कम स्कूलिंग की पढ़ाई की, बाद में आप एनआईटी त्रिची में चले गए, वहां जरूर से आपको अच्छा माहौल मिला होगा पढ़ाई लिखाई का। जी, तो फिर सिविल सर्विसेज यानी कि निसंदेह। छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी के लिए आपने कैसे तैयारी शुरू किया आपका, क्योंकि बैकग्राउंड इंजीनियरिंग था। क्या आपने इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट ही लिया पीएससी में, या फिर आपने कुछ चेंज किया ऑप्शनल? जी, मन से कहूँ तो मैं मुझे समाज के बारे में थोड़ा सा जानने का थोड़ा इंटरेस्ट आता था, क्योंकि बाय हार्ट मैं छोटे छोटे गांव में रहा है। मेरा बचपन जो है छोटे गांव में बीता है, तो समाज की ओर एक नेचुरली एक ध्यान जाता है। हम्म, समाज शास्त्र मुझे बहुत अच्छा लगता था, अच्छा। पढ़ने को मिलता था कि किस प्रकार की जाति जनजाति कहाँ पर रही है, लोग अच्छा। कैसे कैसे समाज में रहे हैं। तो हम्म, मुझे इंजीनियरिंग से ज्यादा इंटरेस्ट सोशियोलॉजी में और दूसरा फिलॉसफी में। अच्छा मैंने जब यूपीएससी लिखा तो मैंने दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र दोनों मेरी मुख्य परीक्षा के विषय थे। अच्छा। अच्छा, बहुत छत्तीसगढ़ बढ़िया। पीएससी में तो हम लोग जब एग्जाम दिए, हम्म, केवल एक ही सब्जेक्ट एक होता ही था, तो मैंने सब्जेक्ट में समाज होता। शास्त्र मेरा ऑप्शनल था। जी, अच्छा। और यूपीएससी में दो सब्जेक्ट थे। अच्छा अच्छा, इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपने फिर क्या किया? आपका इंटरव्यू कैसा रहा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। आ, जैसे सब लोग मॉक इंटरव्यू देते हैं, बहुत हम्म, जगह जगह जाते हैं, तो मैंने कुछ भी नहीं किया था। अच्छा अच्छा। पता नहीं क्यों मुझे, जी, पहले दिन से लगता था छत्तीसगढ़ पीएससी देने पर कि मुझे कोई न कोई एक अच्छा पोस्ट तो मिल ही जाएगा, इतनी हाँ हाँ, काबिलियत मुझ में है, पूरा अपनी कॉन्फिडेंस था अंदर से आपको। आवाज आती थी। हम्म। जी, मतलब एक बोलते हैं ना कि अपने आप को तोड़ लीजिए। हम्म। यूपीएससी जब मैं यूपीएससी का एग्जाम दिया तो कहीं न कहीं लगता था कि शायद मुझे और तैयारी की जरूरत है। अच्छा लेकिन पीएससी का जब भी मैं पढ़ता था, थ्रू आउट डे वन से आखिरी तक, मुझे कभी भी नहीं लगा कि मेरा अच्छा। सिलेक्शन नहीं होगा और मुझे कोई हाँ हाँ पोस्ट नहीं हाँ। मिलेगा। आप यकीन मानिए कि मैंने इंटरव्यू के लिए एक भी दिन मैं कहीं भी नहीं गया हूँ, किसी कोचिंग में नहीं, वेरी कोई गुड, मॉक वेरी गुड, इंटरव्यू वेरी नहीं। गुड, आपने सेल्फ और प्रिपरेशन किया। हाँ। जी, कैसा रहा आपका इंटरव्यू? जी, मतलब ऐसा कोई अनुभव? मॉक इंटरव्यू दिया ही नहीं, मुझे लगता था। हाँ, नहीं नहीं, मैं ओरिजिनल मेरा इंटरव्यू का इंटरव्यू बात कर रहा हूँ। रिटायर्ड ऑफ, जी जी जी, उसी को मैं बता रहा हाँ हूँ। हाँ हाँ मेरा इंटरव्यू जो था 2008 पीएससी का, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है रमेश चंद्र शर्मा सर, हाँ हाँ। उनके बोर्ड में था। अच्छा। और इंटरव्यू बहुत ही कोऑपरेटिव माहौल में हुआ। वाह। कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। हम्म। कुछ जो एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन थे, जिनके जवाब पता है तो पता है, नहीं है तो नहीं नहीं, है, ये तो नहीं है। हाँ। इस तरीके का था। हम्म। जी। और सारे जो सवाल करते गए वो तो पर्सनालिटी का टेस्ट होता है, और हम्म। मुझे कहीं भी नहीं लगा कि मैं नर्वस हो रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत ऑनेस्टली बढ़िया। स्पीकिंग, हाँ, कभी भी जो है ऐसा फील नहीं हुआ। और 150 में मेरे 94 नंबर मुझे बोर्ड बहुत ने दिए अच्छा, थे, बहुत बढ़िया 94। नंबर आया। जी अच्छा। और अब आप थोड़ा अपने जॉब के बारे में बताइए, क्योंकि फेसबुक में मैंने आपको देखा है कि आप महिला बाल विकास अधिकारी के रूप में छत्तीसगढ़ के इंटीरियर गांव में 200-300 किलोमीटर तक अपने बाइक से चले जाते हैं। तो आपका जुनून देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि कोई इतना गंभीरता से अपने काम को कर रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएंगे। जी, मेरी, जैसा मैंने कहा कि मेरी पहली पोस्टिंग बस्तर में हुई, हाँ। दूसरी पोस्टिंग मेरी उसके बाद सुकमा में हुई, और तीसरी पोस्टिंग महासमुंद में हुई। 10 साल में मैंने 3 जिले देखे। अच्छा। तीनों ही जिले भारत सरकार ने जो आकांक्षी जिले जिनको चुना है, 115 जिले हैं हमारे पूरे देश में, हम्म। जहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, एग्रीकल्चर, इन सभी क्षेत्रों में बहुत काम करने की अपॉर्चुनिटी है। बहुत वो एरिया ऐसे हैं जो बहुत मेहनत की डिमांड करते हैं, वहां हम्म। पर लोगों का जीवन स्तर उठाने के लिए बहुत कुछ किया बहुत जाना है। मेहनत करना है। हाँ। मैं, जी, जब मैं सुकमा में था तो मैं बताऊं आपको अविनाश जी, मैंने 2-3 गर्भवती माताओं को अपने सामने दम तोड़ते देखा। ओहो, बहुत ही दुखद जब है वो ये। अस्पताल और बाकी जो दुर्गम जगह से जो वो उनको लाने में कहीं पर कतिपय कुछ विलंब हो गया, क्योंकि अस्पताल और बाकी जगह बहुत, जगह की सुविधाओं चुनौती का और अभाव दुर्गमता के होगा। कारण जो है वो सभी जगह अस्पताल संचालित, जी, हम्म। नहीं हो पा रहे थे। तो हम्म। मुझे लगा कि
जब वो आप अपने सामने किसी को पेट में बच्चा लिए खत्म होते, हाँ, एक्सपायर होते बहुत ही देखेंगे, तो दुखद वो है वो। बड़ा ही एक क्या कहूँ, जी बहुत दर्दनाक। दुखद भी था और मेरे लिए बहुत जी मैंने सोचा कि मुझे इन लोगों के लिए कुछ करना है अपने पूरे हम्म, सेवा काल में। हम्म, हाँ, मैं सुकमा में रहा तो हमने अपने तरफ से कोशिश भी किया था कि स्वास्थ्य विभाग वाले एम्बुलेंस की सर्विस दे रहे हैं, लेकिन वो चाह कर भी पर्याप्त नहीं थी। तो हमने अपना पैरेलल अपनी सरकारी गाड़ियों से फिर गर्भवती माताओं को लाना, अपनी निजी गाड़ियों को लगाना कि हम एज ए पर्सन भी क्या कर सकते हाँ हैं। हाँ, सरकार तो अपने तरफ से पूरी कोशिश कर ही कोशिश रही है, कर लेकिन रही है। अब मैं अगर सरकार में एक अधिकारी हूं तो मेरा दायित्व ही बनता है, क्योंकि वहां के लिए सरकार और कोई नहीं है, हम ही उनके हम जो ही। है वो फेस हैं। हम्म। हमको ही वो सर्विस अपने लोगों को देनी है। हम्म। तो वो एक भावना थी मन में, जो लगातार बनी रही इन तीनों आकांक्षी जिलों में काम करते हुए। और यही मेरी प्रेरणा बनी कि मुझे एसी रूम में बैठ के काम नहीं करना है जिंदगी भर। ओके। मुझे अपने लोगों के लिए काम करना है, हम्म। उनके जीवन के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना है। तो यही जो है मन में हमेशा रहा और आगे भी रहेगा, मुझे इसका पूरा विश्वास है, क्योंकि प्रेरणा अपने लोगों से आई है, अपने लोगों का तकलीफ देख के आई है। हाँ, नहीं, आपका डेडिकेशन देख के मुझे बिल्कुल आपको सैल्यूट करने का मन होता है। आपने बहुत ही थैंक यू। इंटीरियर में जाके महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए बहुत बढ़िया काम किया है। और मैंने आपके फेसबुक पेज में देखा कि किसी मीटिंग में आप महिलाओं के एक समूह को आप यू कैन विन पुस्तक, जो कि शिव खेड़ा सर के द्वारा लिखी गई है, उसकी प्रति दिखा रहे हैं। और मैंने भी ये बुक पढ़ी जी है, बहुत ही शानदार पुस्तक है। मेरे भी व्यक्तित्व में इस पुस्तक का बहुत प्रभाव पड़ा है। तो आप इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताएंगे कि ये आप कैसे करते हैं, यू कैन विन को शेयर करके। जी अविनाश जी, सरकारी तंत्र में जब मैंने काम किया, मुझे दो तीन चुनौतियां दिखी। हम्म। हमारा एक बहुत बड़ा सिस्टम है, सिस्टम के आउटपुट और इसकी एफिशिएंसी को लेकर मुझे लगा कि इस पे बहुत कुछ किया जा सकता है। अच्छा। कोई भी काम केवल सैलरी के लिए नहीं करता है। हम्म। कोई भी ह्यूमन बीइंग, उसको एक मोटिवेशन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन या अपने होने का भाव कि मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ सही है। या मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, हम्म। ये भाव जो है वो मन में आना बहुत जरूरी है। डेडिकेशन आना मन में बहुत जरूरी है। और एडल्ट्स को अगर उनको मोटिवेट करना है तो आपके कहने से नहीं होगा। आप, कोई भी अगर कहता है कि भाई तुम ऐसा करो और ऐसा नहीं करो, तो हम्म। एडल्ट्स में एक सामान्य सा एक उसका प्रतिरोध, रेजिस्टेंस होता है, करे वाह सही बड़ा है, सिखा सही। रहा है या बड़ा हाँ, सिखा रही है। ज्ञान दे रहा है बोला लेकिन जाता है, हाँ। पुस्तकों के साथ, जी हम्म। बिल्कुल ज्ञान दे रहा है हाँ, कहेंगे, लेकिन पुस्तकों के साथ ऐसा नहीं होता। पुस्तक जब हमारे सामने कोई भी किताब होती है तो हम उससे केवल लेते हैं, वो रेजिस्टेंस नहीं होता है कि कोई हमको ज्ञान देने की बड़ा कोशिश कर रहा है। तो मैंने अपने सिस्टम में इस चीज को महसूस किया कि मुझे अपने लोगों को अगर बेस्ट करवाना है काम, उनसे, उनके साथ मिलकर अगर मुझे सोशल फील्ड में बेस्ट काम करना है, तो मोटिवेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। तो ओके। मैंने उसके लिए फिर प्रयास के रूप में न केवल शासकीय विभाग की ट्रेनिंग जरूरी है, हम्म। बल्कि मोटिवेशन होना भी बड़ा जरूरी है। ओके। तो किताब मैंने सबको सजेस्ट की। हम्म। मेरे कोंडागांव जिले में, जो मेरे अभी प्रभार का जिला है, मैं बस्तर संभाग के 4 जिले अभी देख रहा हूँ, हम्म। उसमें कोंडागांव भी एक जिला है, हम्म। वो भी आकांक्षी जिला है। वहाँ की कार्यकर्ताओं की मैंने परियोजना स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर मीटिंग ली और सबको इन बातों के बारे में बताया कि जॉब करना है, लेकिन वो आपके जीवन से कैसे जुड़ा है, सही बात है। जीवन से काम कैसे जुड़ा है और ये आपकी हैप्पीनेस को कैसे प्रभावित करता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें मैंने जो है वो मेरा 3 सूत्री फॉर्मूला मैंने उनको दिया: अच्छा विचार, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा काम, बहुत बढ़िया। तभी आपका जीवन सक्सेसफुल होगा। सही है। तो उसमें अच्छा विचार जब तक आपको नहीं आएगा, तब तक आपका जीवन जो है वो, आप अच्छा चीज करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। हम्म। और एडल्ट्स हैं, वयस्क हैं, तो उनको बुक से ज्यादा मोटिवेट कोई और कोई चीज कर नहीं सके, करता। ऐसा मुझे नहीं लगता। तो मैंने जो पहली, जी मैंने जो पहली बुक जो मैंने पढ़ी थी अपने जीवन में, वो हम्म। मैंने उनको भी सजेस्ट करी और मेरी लगभग 1,000 कार्यकर्ताओं ने वो बुक जो है वो खरीदी और वो बहुत सब पढ़ बढ़िया। रही हैं, उसका नोट्स बना रही हैं। और गुड। निश्चित रूप से उसका आउटपुट मुझे काम में दिखता है, उनके डेडिकेशन का लेवल हाई हुआ है उसमें दिखता है। हम्म।
तो आपने एक टीम लीडर का लीडरशिप क्वालिटी आपने शो किया, आपने पूरे टीम को आपने अपने तरीके से अच्छा सोच के लिए प्रेरित किया, ये बहुत बढ़िया बात है। अब इसके बाद मैंने आपके फेसबुक पेज में और देखा है कि आप सुबह उठ के 5 बजे या 6 बजे बच्चों के साथ बढ़िया फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं, और शायद आपके जो किड्स हैं वो जाते हैं और आसपास के लोग भी शायद जाते हैं। जी तो उसके बारे में बताएं जी कि आपने एक दिन लिखा हुआ था कि शायद 5 साल या 3 साल से बिना ब्रेक के लगातार आपने वो प्रोग्राम को अपना रन किया। जी। मैं क्योंकि महिला बाल विकास विभाग से जुड़ा हुआ हूं, तो मुझे जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज लगती है कि बच्चों में संस्कार कैसे विकसित होता है। बहुत जरूरी संस्कार है। मतलब कोई आदत। जी। कोई आदत कैसे विकसित होती है? सबसे पहले मैं बच्चों से ज्यादा मुझे अपने समाज में देखता हूँ, और एक इंसानियत जो बोलते हैं वो कहीं ना कहीं उस पर बहुत ज्यादा काम किए जाने की जरूरत है। हम्म। मैंने प्रेरणा लिया बुरे लोगों से, मैं आपको सही बताऊं तो। अच्छा। मेरे दिमाग में आया, एक ब्रेन वॉश टेक्निक होती है। हम्म। ब्रेन वॉश टेक्निक मतलब किसी के दिमाग को ऐसा जो है आप प्रोग्राम कर दो कि वो गलत काम की ओर बिल्कुल प्रवृत्त हो जाए। हम्म। जैसे टेररिस्ट अपने कैंप में करते हैं। हाँ हाँ। वो 4-5 साल के बच्चे लेते हैं और 10 साल 5 साल अपने पास रख के उनका पूरा ब्रेन वॉश कर देते हैं, और वो हार्डकोर टेररिस्ट या नक्सल बन जाता है। हम्म। तो वो क्या प्रक्रिया अपनाते हैं? वो जो प्रक्रिया अपनाते हैं, ऑर्डर, परसुएशन एंड प्रोपोगेंडा। अच्छा। ऑर्डर मतलब कोई चीज बार बार उनको कराएं, हम्म। उसमें दिमाग नहीं लगाना है। जैसे वो क्या बोलेंगे कि ये एक बुत बना हुआ है, एक घास फूस का एक बुत है, उसमें जाकर आप कोई हथियार को उसके ऊपर घोंपिए पूरे इमोशन से। अच्छा। आपको दिमाग नहीं लगाना है, केवल ऑर्डर फॉलो करना है। हम्म। ऐसे 100 ऑर्डर वो करवाते हैं। अच्छा। फिर दूसरा परसुएशन। परसुएशन मतलब किसी भी चीज के लिए राजी करना। जैसे हम बच्चे को बोलते हैं कि बेटा ये काम कर दे, चॉकलेट दूंगा। हाँ, ये कुछ एक ना तरीके कुछ का लालच परसुएशन दे है। के, कुछ लालच जी दे के काम जी करवाएं। हम्म। जी। और तीसरा प्रोपोगेंडा। प्रोपोगेंडा मतलब गलत चीज को सही बता के जो है उनके सामने प्रेजेंट करना। हम्म। प्रोपोगेंडा आप देखिएगा कि जैसे कि कुछ हिंसा की वीडियो दिखाना और कहना कि देखो आपके बाप दादाओं के साथ ऐसा हुआ था, अच्छा। ये आप ही के बाप दादा मारे गए हैं यहाँ पर। और किसी गलत बात को सही बताना, जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भी आजकल चलता है। हाँ, चलता है। ये इन तीनों की जब सीरीज होती है तो किसी भी बच्चे का ब्रेन वॉश हो जाता है, हम्म। और वो हार्ड कोर जो गलत काम में चल देता है। तो मुझे लगा कि यार जब गलत कामों की ओर गलत तरीके से ऐसे जा सकते हैं, तो हम सही सही चीज काम की ओर के लिए भी। प्रवृत्त करें। जी। सही काम के तो लिए। उसमें ऑर्डर में जब वो गलत चीजों को कराते हैं, तो हम ऑर्डर में कुछ सही चीजें नई कराएं। चीजों को जैसे सीख। हर रोज 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर का रन करना है, हम्म। तो बच्चे को उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, आप हाँ नहीं, उसमें कुछ नहीं सोचना है। ये ऑर्डर है मतलब ऑर्डर है, कर लो। करना है या नहीं करना है। जी। क्योंकि 6 से 10 साल, एक चाइल्ड साइकोलॉजी भी आप पढ़ेंगे, और हम्म। एक अनुभव की भी बात है, 3 से 6 साल में बच्चे सब चीज आगे आगे से करते हैं। जैसे आप उसको बोलोगे कि यहाँ से वहां दौड़ो, तो उसके लिए वो खेल होता है, हाँ। तो करेगा। लेकिन 6 से 10 साल के बीच में बच्चा थोड़ा सा उससे बैक ऑफ करने लगता है। हम्म। उस बीच थोड़ा सा डिसिप्लिन का रोल आता है, उस बीच थोड़ी सी सख्ती जरूरी है। जो कहते हैं ना कि हम्म। अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। तो हम्म। बच्चों के जो ब्रिंग एंड ब्रॉटअप की मैंने बहुत सारी साइकोलॉजी पढ़ी, अपने अनुभव को जोड़े। हम्म। बहुत सारा प्यार और थोड़ा सा अनुशासन बहुत जरूरी है अगर बच्चे को उसकी लाइफ को शेप करनी है। सही कोई है। बच्चा 6 बजे सुबह उठना नहीं चाहता, कोई कोई भी भी नहीं चाहेगा। पेरेंट इसको आजमा के देख सकता है, लेकिन हम्म। वो उसके लिए भला है, और उसके लिए जो 2-3 चीजें भले की हैं, उसको तो उनके लिए करना हमको ही है। थोड़ा सा अनुशासन में थोड़ा सा कभी डांटना पड़े, हम्म। कभी थोड़ा सा उनको परस्यू करना पड़े कि बेटा अगर तुम 60 दिन करोगे ये तो मैं तुम्हारे लिए जो है वो से ये चीज ले दूंगा। कुछ ना कुछ गिफ्ट। परसुएशन। हाँ हाँ तो ये हाँ। सारी चीजें। जी। ये हाँ। सारी चीजें करते हुए मैंने 3 चीजें अपने बच्चों के लिए सोची। एक फिटनेस, एक हम्म। कंपैशन, और एक सेल्फ डिपेंडेंसी, स्वावलंबन। वेरी गुड। ये 3 चीजें मुझे बहुत जरूरी लगती हैं जो किसी भी बच्चे में होना चाहिए, ताकि वो अपने लाइफ में एक अच्छा इंसान बन सके। सही बात है। फिटनेस बहुत जरूरी है, तो बहुत फिटनेस जरूरी। में आपका फिजिकल वर्कआउट और न्यूट्रिशन आ जाता है। हम्म। कंपैशन बहुत जरूरी है एक अच्छा इंसान बनने के लिए, हम्म। क्योंकि आज हम देखते हैं कि सब लोग
मॉनिटरी बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं, लेकिन दूसरों के लिए सोचने, पर्यावरण के लिए सोचने, इन उनके सब लिए के टाइम लिए नहीं होता। हमदर्दी लगातार खत्म हम्म। खत्म होते जा रही। तो नेक्स्ट जनरेशन आप लगातार देखिए कि कोई भी व्यक्ति, पेड़ को हमारा समाज बड़ा बेदर्दी से काटता है, लेकिन हम अपने बच्चों में या खुद में भी ये बात पैदा नहीं कर पा रहे कि हम कम से कम एक एडल्ट 100 पेड़ लगाए। हाँ, इसके बारे ऐसे में 1% एडल्ट भी नहीं होंगे। नहीं होंगे। कोई किन्हीं हम्म। साल भर में 10 लोगों की भी मदद करे, चाहे रोड एक्सीडेंट में हो, चाहे हम्म। किसी भी रूप में किसी भी तरह से। सामाजिक कॉज के लिए किसी इंसान की मदद करे, तो हम्म। ऐसे 1% लोग हैं, बाकी 99% लोगों को ये सीखना जरूरी है। हम्म। तो मुझे लगा कि जब 50 लोगों को आतंकवादी लोग अपने साथ लेके 50 के 50 को बुरा इंसान बना सकते हैं, तो तो हम पचास के अच्छे इंसान। पचास को अच्छा इंसान बनाने की मेथोडोलॉजी क्या होगी, फिर हम्म। इसमें परिवार का क्या रोल होगा, हम्म। स्कूल आंगनबाड़ी जैसी संस्थाओं का क्या रोल होगा, और समुदाय का क्या रोल होगा। मैं इस बिल्कुल। पर पूरा एक जो है सीख वो गया। रिसर्च काइंड ऑफ थिंग कर रहा हूँ, और मेरे बच्चे उसमें मदद कर रहे हैं, क्योंकि ये हाँ। जब काम शुरू किया महिला बाल हम्म। विकास विभाग में, तो हम्म। मेरा बड़ा बेटा 2013 में ही पैदा हुआ था, और मेरी ज्वाइनिंग भी उसी साल की है महिला अच्छा बाल अच्छा विकास अच्छा विभाग में। अच्छा। तो मुझे लगता है कि ये मेरी एक ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक मॉरल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। महिला बाल विकास विभाग में हूँ। तो हम्म। बच्चों का डेवलपमेंट कैसे बेस्ट हो सकता है, वो कैसे एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी और एक समाज के लिए प्रोडक्टिव व्यक्ति हो सकते हैं, वो हम्म। काम करें। तो उसका एक पार्ट है कि फिटनेस अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। और ये मेरा सिंपल सा रूल है, हम्म। 3 से 13 साल तक के बच्चों पर वो चीज लगातार करना है। हाँ। ऐसा सही। नहीं है कि एक हम्म। दिन कराए दूसरे दिन छोड़ दिए। हम्म। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। सही बात तीन है। साल में बच्चों को लीजिए, और हम्म। 13 साल तक साल में कम से कम 200 दिन वो चीज होनी चाहिए। 200 दिन तक, तो बिल्कुल। एक बार एक साल में 200 दिन हुआ, तो 10 साल में 2000 दिन हो जाएगा, तभी वो उसके संस्कारों में आएगा। ओके। वो फिर वो उस चीज से फिर बाद में जी, कभी जिंदगी भर भी पीछे नहीं हटेगा उस चीज को करने से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। जी तो जी आपका ये फिटनेस का फंडा तो बहुत अच्छा है, और मैं भी अपने लेवल पे ट्राई करता हूँ कि हम लोग भी पार्क सुबह जाते हैं बच्चों के सहित, और आसपास के और बच्चे भी आते हैं, 10-15 जी बच्चों का एक टीम बन गया है हमारा भी। और हम लोग भी उसमें अलग अलग तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो भी उसमें मेरी मदद कर रहे हैं, तो हमारे तरफ से भी ये प्रयास जारी है आपके जैसे। और आपके प्रयासों से जी। तो क्या हमें है कि प्रेरणा मिलते ही रहती है। पूरा समाज में सब मिलके करेंगे अविनाश जी, तब होगा। और हाँ। मुझे लगता है कि गुड प्रैक्टिसेस को बोलते हैं ना कि अच्छा काम करो लेकिन शेयर मत करो, मैं इससे बहुत असहमत रहता हूँ कि अच्छा काम को शेयर नहीं करेंगे तो अच्छाई फैलेगी कैसे। हाँ, मेरा भी यही मत रहता है कि अगर हम कुछ अच्छा लाइफ स्टाइल अपना रहे हैं तो उसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना है, ताकि दूसरे लोग भी प्रेरित हो सके। अगर हम अपने अच्छे जी काम को केवल अपने तक सीमित रहेंगे तो केवल हमारा परिवार प्रोग्रेस कर पाएगा, बाकी जी समाज का उत्थान नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। अब इसके बाद मैं, चूंकि आप महिला बाल विकास अधिकारी हैं, महिलाओं और बच्चों के पोषण के क्षेत्र में आपने काफी कुछ रिसर्च भी किया है। जैसे हमारे देश की महिलाओं का एक बहुत कॉमन समस्या है कि उनमें आयरन की कमी रहती है, और खास करके ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में आयरन, कैल्शियम और हीमोग्लोबिन ये काफी कम होता है। और इसके कारण उनको जी हेल्थ रिलेटेड बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वैसे ही बच्चों को, बिल्कुल। गांव में खास करके गांव के जो बच्चे हैं वो कुपोषण के शिकार हैं। तो इन सब को ठीक करने के लिए आप अपने विभाग के तरफ से तो प्रयास कर ही रहे होंगे, पर मैं चाहता हूं कि जो इस कार्यक्रम को हमारे जो YouTube चैनल में और अलग अलग जो सोशल मीडिया है उसके थ्रू देखें, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि घरेलू लेवल पे महिलाएं और बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। स्वास्थ्य का जो विषय है अविनाश जी, वो बहुत वास्ट है, लेकिन उसको मैं एकदम सिंपल रूप में अगर आपसे कहूँ, तो हमारा शरीर जो है, हम्म। ये 3 फंक्शन इसमें जरूरी है: चलें, बने और बचें। चलें, बने और शरीर बचें। को बनाना भी जरूरी है। हम्म। जी, शरीर को चलाना भी जरूरी है, शरीर को बनाना भी जरूरी है, और शरीर को बीमारियों से बचाना भी जरूरी है। ओके। शरीर को बनाना मतलब एकदम सिंपल फॉर्म में अगर कहें, तो हमारा शरीर में 3 मुख्य चीज है: एक मांसपेशी, हम्म। दूसरा हड्डी, और तीसरा खून। एकदम हाँ, जो बेसिक। सामान्य भाषा में जो समझने वाली चीज। हम्म। जी।
मांसपेशी है, हड्डी है और खून है। हम्म। और ये सब स्थायी नहीं है। हमारे शरीर में अगर एक बार एक बूंद खून आज बना तो 90 दिन में वो खत्म हो जाता है। अच्छा, हाँ हाँ। ऐसी हड्डियां भी जो हैं, आप जानते होंगे कि उसका एक परत जो है वो हर रोज घिस जाता है। हम्म ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट एक हम्म प्रोसेस कहते हैं, वो हम्म बायोलॉजी का टर्म है कि हड्डियां जो है डिपॉजिट भी होती हैं और हड्डियां घिसती भी हैं हर किस्ती रोज। में। हम्म। जैसे खून बनता है, नष्ट होता है, वैसी हड्डी ऐसे। का हमारा एक परत ऊपर से घिसता भी है, और जब हम जो कैल्शियम वाली चीजें खाते हैं उससे फिर से रिपेयर होता है। हम्म। वैसी हमारी मांसपेशियां भी हैं, वो लगातार जो है वो डिटीरियोरेट भी होती हम्म। हैं, और नए विनष्ट भी बनते होती भी हैं। हैं। और फिर जब हम, जी, जब फूड के माध्यम से हम उनको बनाने वाली चीज लेते हैं तो फिर से बनती हैं। तो हम्म। मांसपेशी बनने के लिए वसा और प्रोटीन, ओके। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं। अच्छा। वसा और प्रोटीन वाली जो चीजें लेंगे उनसे आपकी मांसपेशी बनेगी। हम्म खून का जो बनना है उसका मेजर पार्ट जो है हीमोग्लोबिन होता है, लाल इसलिए खून दिखता है, तो उसमें हम्म आयरन वाली चीजें जब आप खाएंगे तो हम्म जो खून है वो बहुत अच्छे से बनेगा। हम्म और आपकी हड्डियां जो है वो तब अच्छी होंगी जब आप कैल्शियम वाली चीजें पर्याप्त मात्रा में लेंगे। हम्म। तो इसके लिए एक दिन का जो डेली जो, जी, हाँ, एक दिन का जो डेली जो रिक्वायर्ड वैल्यू है अच्छा, वो कैल्शियम का। आयरन का 15 से 20 mg, ओके। आयरन का जी, आयरन का 15 से 20 mg, कैल्शियम का 1000 से 1200 mg, वसा का 60 से 70 ग्राम वसा, और प्रोटीन 50 से 60 ग्राम। हालांकि सब बॉडी वेट पर डिपेंडेंट है हाँ, ये चीजें, प्रोटीन लेकिन के एक बारे में एवरेज भी। अगर निकालें। हाँ, प्रोटीन के बारे में ये बोला जाता है कि जितना केजी आपका वजन है उतना जी ग्राम प्रोटीन जी आपको जी लेना है। जी। एक 1989 का स्टैंडर्ड था, उन्होंने एक स्टैंडर्डाइज कर दिया कि सबके लिए अलग अलग नहीं, एक एवरेज वैल्यू अच्छा, लेते हैं। एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू के प्लस माइनस थोड़ा बहुत आराम से चल जाएगा। तो उतनी चीजें जो है वो हमारे बॉडी में रोज चाहिए। अगर अच्छा। हमको रोज 15 से 20 mg आयरन चाहिए तो किन चीजों से मिलेगा? तो हम्म। मेरा ध्यान इस ओर गया कि भाई सबसे पहले सारे फूड कंटेंट का हम वैल्यू जाने, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा जो रिसोर्स है IFCT 2017 इंडियन अच्छा। फूड कंपोजिशन टेबल, जो ICMR और इंडिया नेशनल न्यूट्रिशन बोर्ड हैदराबाद ने बनाया है। ओके। पूरा डेटा शीट है, 576 पेज का है, अंग्रेजी अच्छा। में है। अच्छा। उसका मैंने पूरा अध्ययन किया, और उसमें जो छत्तीसगढ़ में जो चीजें मिलती हैं हम्म। उनको सबको अलग से निकाल के उनके न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से फिर अच्छा। मैंने एक जो है वो जिसको सब लोग जो खा सके, हाँ, ऐसी चीज अफोर्डेबल मैंने भी हो। एक, हम्म। जी, मैंने एक कॉन्सेप्ट निकाला, पोषण पेटी। मैंने अच्छा। पूरा उसको 3 महीने पढ़ा, उस फूड कंटेंट टेबल को। फिर डेली रिक्वायर्ड वैल्यू क्या होता है, इन सब के बारे में गहराई से पढ़ा। हम्म। और उसको फिर एकदम सिंप्लीफाइड रूप में मैंने पोषण पेटी के नाम से अच्छा। एक बात कही कि आप ये चीजें खा लीजिए। अच्छा, तो इससे उस पोषण रिक्वायरमेंट पूरा पेटी हो में, जाएगा। हम्म। जी, पोषण पेटी में एक व्यक्ति के लिए आधा किलो चना, अच्छा। आधा किलो मूंग, 750 ग्राम मूंगफली दाना, इसके हम्म। साथ खाने के लिए आधा किलो गुड़, 1 किलो फूटा चना, अच्छा। 1 किलो तिल, और तिल हम्म। में डालने के लिए आधा किलो गुड़। अच्छा, इतना चीज का जो है वो एक व्यक्ति के लिए 1 महीने की सप्लीमेंट्री डाइट है। एक महीने की जो अपना दाल सप्लीमेंट्री। चावल रोटी, ओके। जी, हम्म दाल चावल रोटी सब्जी जो खाते हैं उसके अलावा, हम्म ये जो फॉर्मूला जो मैं पोषण पेटी का बता रहा हूँ, हम्म। उसमें आपके आयरन कंटेंट जो है जो दिन भर में 15 से 20 mg चाहिए, तो ये पोषण पेटी की चीजें आप 1 महीने तक खाएंगे तो अच्छा। पर डे आपका 11 mg आयरन उसमें कवर हो जाता है। और ओके बाकी ओके। आप दाल चावल रोटी सब्जी भाजी तो खा ही रहे हैं, हाँ हाँ तो हाँ। 4 5 8 mg वहां से तो ऐसे ही मिल जाएगा, तो आप 15 से 20 के मार्जिन में आ जाएंगे। ठीक है, ये मतलब काफी आपने ऐस- साइंटिफिक अप्रोच अपना के इस पोषण पेटी को बनाया है, ये बहुत जी बढ़िया लगा मुझे। जी। हम्म कैल्शियम की मात्रा कहेंगे तो इस पोषण पेटी जो मैंने बताया, हम्म। उसको अगर आप पूरा 1 महीने तक खाएंगे तो डेली आपको 700 mg के आसपास आपका डेली एवरेज कैल्शियम का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। ओके, वेरी गुड वेरी और गुड। बाकी जो आप दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हैं उससे वो तीन तो है चार ही। सौ एमजी तो और मिल गया, तो आप 1000 mg तक पहुंच गए। हम्म। ऐसे ही जो है वो प्रोटीन और वसा के लिए भी है। अच्छा। हम्म। तो इस प्रकार, और इसका खर्चा कुछ नहीं है, केवल 600 साढ़े 600 रुपया हाँ हाँ। महीना। आजकल प्रोटीन इतने में पाउडर के। आपका पूरा, जी, हाँ,
प्रोटीन पाउडर के नाम पे आजकल मार्केट में बहुत ही महंगी महंगी दवाइयाँ बिक रही हैं। लोग बड़े शहरों में उसको लेने बिल्कुल। के लिए टूट भी पड़ते हैं, मैंने देखा है लोगों को मेडिकल स्टोर में। जी मुझे लगता है कि ये जी पोषण पेटी वाला कॉन्सेप्ट अगर लोग अपना ले तो उनको प्रोटीन पाउडर के पीछे भागने की जरूरत नहीं होगी। जी, बिल्कुल। उसका खाने का तरीका भी मैं आपसे शेयर कर दूं। जी। जो मैंने मात्रा जो कही है, हम्म। आधा किलो, एक बार फिर से बता दूं, आधा किलो चना, हम्म। आधा किलो मूंग, हम्म। 3 पाव जो है वो फल्ली दाना, इसके अच्छा। साथ खाने के लिए आधा किलो गुड़, हम्म। 1 किलो फूटा चना, 1 किलो तिल, और उसमें डालने के लिए, लड्डू बनाने के लिए आधा किलो गुड़। गुड़। और इसको खाना कैसे है? हम्म। जी, जो चना और मूंग है उसको मिला के आधा आधा किलो के एक ही डब्बा में मिला के रख दीजिए, उसका एक मुट्ठी लीजिए अच्छा। और उसको रात में भिगा दीजिए और अंकुरित कर दीजिए। ओके। तो हफ्ते में 3 दिन अंकुरित चना मूंग खाइए। हम्म। हफ्ते में 3 दिन एक मुट्ठी जो है वो मूंगफली को रात में लीजिए और सुबह भिगा दीजिए रात में, ओके। सुबह खा लीजिए। मूंगफली और गुड़ खा लीजिए 3 दिन, अल्टरनेट डे अंकुरित चना मूंग और मूंगफली गुड़ अल्टरनेट डे आप खाइए अच्छा। सुबह। अच्छा। जो फूटा चना है वो आधा कटोरी रोज शाम के समय अपने स्नैक्स में लीजिए, जैसे अपन ऑफिस से आए या बच्चे हाँ, स्कूल उसके से बाद आए, लेना है। हाँ। शाम के समय आधा कटोरी जो फूटा चना वो खा लीजिए। और तिल का लड्डू पूरे 12 महीना, अच्छा। आधा एक जो है आप मॉर्निंग में ले लीजिए, जब आप अंकुरित चना मूंग खा रहे हैं या हम्म। भीगा मूंगफली गुड़ खा रहे हैं उस समय एक तिल का लड्डू सुबह खा लीजिए। और हम्म। जब आप आधा कटोरी फूटा चना खा रहे हैं उस समय एक लड्डू उस समय खा लीजिए। ओके। ये पोषण पेटी का उपयोग हो गया, कैसे ये करना है। ये तो ये बहुत बढ़िया आपके बताया। टोटल रिक्वायरमेंट। जी, ये जो है बच्चों को भी बड़ा पसंद है। हाँ, ये तो लड्डू सब बच्चे बच्चा भी बड़ा खा चाव से सकता है, खाते इसमें हैं, खाने में बच्चों को भी दिक्कत नहीं है। भीगा चना, हुआ मूंगफली। लड्डू, और मूंगफली। जी ये तो जी बहुत ही बढ़िया जी बताया आपने, इसको हम लोग भी फॉलो करेंगे जी फ्यूचर। जी और सुधाकर जी, एक चीज मैं बोलूंगा कि ये जूम मीटिंग 6 मिनट में अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये फ्री वर्जन है। तो हमको वापस जी से एक बार फिर से कनेक्ट करना होगा। अभी 6 मिनट का टाइम है हमारे पास। जी बिल्कुल। हाँ। इसके बाद मैं आपसे हेल्थ के बारे में, फिटनेस के बारे में और आपसे काम के बारे में बहुत कुछ पूछ लिया। और आपसे बातचीत करके बड़ा मजा आ रहा है। मुझे लग रहा है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत आनंद आएगा इसमें, कहीं भी कोई भी बोर नहीं होगा। उपयोगी जानकारी आप बहुत बढ़िया से शेयर कर रहे हैं। तो अब मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि आप हमारे यंग जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेंगे, ऐसे अ, ऐसे ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर, महिला बाल विकास अधिकारी के रूप में, और ऐसे सिविलियन, और ऐसे पेरेंट। आप हमको क्या, मतलब आपका ओवरऑल क्या थिंकिंग है यंग जनरेशन के लिए, आपका क्या संदेश है? युवाओं से तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एक संतुलित अप्रोच अपने लाइफ का अपनाएं। ओके। पैसा ही सब कुछ नहीं है, जॉब ही सब कुछ नहीं है। आपसे कि आप कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर या जिला महिला बाल विकास अधिकारी या कोई भी पद हो, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का, या कोई भी जॉब आप करते हैं, हम्म। आपकी लाइफ जो है वो 25 साल की एज तक सेटल हो जाती है लगभग आर्थिक सही है। रूप से। हम्म। उसके बाद भी आपको कम से कम 50 साल और जिंदगी जीनी है, अगर 75 से 80 साल 75 हम के एवरेज एवरेज अपनी माने। लाइफ माने। हाँ। हाँ। जी, उस 50 साल की लाइफ को आपको कैसे जीना है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत जरूरी है। सही बात है। और मुझे लगता है कि व्यक्ति को एक जो संतुलित अप्रोच है, स्वयं वो के अपना। लिए काम, परिवार के लिए कर्तव्य और समाज के लिए कर्तव्य, जब इन तीनों का आप बैलेंस करेंगे तभी आप जो एक हैप्पीनेस बोलते हैं, सेल्फ सेटिस्फैक्शन बोलते हैं, उसको आप पा पाएंगे। क्योंकि 25 साल में ही लाइफ आपकी खत्म नहीं हो रही है। आप आर्थिक रूप से भले जितने भी सक्षम हो जाएं, हम्म। लेकिन एक जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन या खुशी का जो भाव होता है, उसके लिए इन तीनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। अपने डेवलपमेंट के लिए, परिवार के डेवलपमेंट के लिए और समाज के डेवलपमेंट के लिए आपका प्रयास या कर्तव्य जिसको कहें। सेल्फ डेवलपमेंट के लिए मैं मानता हूं कि आपके पास, आप आर्थिक रूप से तो सक्षम हो ही गए, उसके बाद आपको जो है वो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए इस उम्र में किताबों का अध्ययन, जो बहुत सेल्फ जरूरी है। हेल्प किताबें हैं, जीवन को जो है वो एक दिशा दिखाती हैं वो किताबें हैं, वो आप पढ़ते रहें। अपने फिटनेस के प्रति ध्यान दें। ध्यान देना है। और जी, ये दोनों अपने लिए काम हो गया। हम्म। परिवार के लिए काम कहें तो अपने बच्चों को समय दें, वो भी नेक्स्ट जनरेशन जा रहे हैं। समाज के लिए, आपके परिवार के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट उनको बनाना है, एक अच्छे व्यक्तित्व का धनी उनको विकास। बनाना है, तो आपको उनको ध्यान देना होगा। हर रोज आप 1-2 घंटा उसमें दें।
आपकी क्वालिटी टाइम वाइफ है स्पेंड घर में, करना है बच्चों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, हम्म, आपकी वाइफ है घर में, उनके और घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, उनका भी इन ध्यान। दोनों के लिए आपके पास, उनके पास आपके आपके पास उनके लिए समय होना चाहिए। ये परिवार हो गया। और इसके अलावा समाज के लिए आप जरूर कुछ काम करें। बिल्कुल बिल्कुल। समाज के लिए काम को मैं सीधे उसका फॉर्मूला कहता हूं कि अगर आपकी इनकम से 100 रुपए है तो उसका, हमारे शास्त्र धर्म शास्त्र कहते हैं कि उसका 10वां हिस्सा दस जो है वो परसेंट समाज दस किसी अच्छे परसेंट काम में डोनेट लगना करना चाहिए। है, हाँ। जी। हम्म। अब अगर 10% की ओर तो आप आदर्श स्थिति में जाएंगे, कम से कम 2-3% दो से तो तीन शुरू करें। परसेंट तो शुरुआत तो कीजिए। हाँ। जी। क्योंकि ये इसकी एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है कि दान करते समय खुद को क्या सेटिस्फेक्शन हाँ आता है, सही। समाज के लिए आप आर्थिक सहयोग करते हैं तो क्या सेटिस्फेक्शन आता है। तो व्यक्ति के आर्थिक रूप से सहयोग करे, दूसरा बौद्धिक रूप से सहयोग करे। सही है, उनको जैसे लोगों कि के। मैं एक बुद्धि में सक्षम हूँ, आप बुद्धि में सक्षम हैं। हम्म, जी। तो कम से कम हम अपने हफ्ते का 1 घंटा कोई देना चाहे तो साल भर का 52 घंटा हुआ। बिल्कुल हफ्ते बिल्कुल। का कोई 2 घंटा देना चाहे तो साल हम्म, भर का 100 घंटा हुआ। तो हम्म, बौद्धिक रूप से कंट्रीब्यूशन भी जरूरी है। हम्म, और तीसरा जो है वो शारीरिक रूप से, हम्म, कि आपका शरीर भी समाज के लिए लगे। सही है। मतलब जैसे प्लांटेशन में आप पौधों को पानी देने में, या कहीं पर आपने सार्वजनिक जगह पर पेड़ पौधे लगाए, कोई हम्म, साफ सफाई का काम है, ये हम्म, सारी चीजें आप 1 घंटा आप वीकली निकालिए तो साल भर के 52 घंटे। और सही अगर है। 2 घंटा वीकली निकाल लेते हैं तो साल के 100 घंटे। हाँ, ये हर यूथ को जब 25 साल की उम्र में जब हम आ जाते हैं, तब तब करना से है। हम अगर ये चीज करेंगे तो हमारी लाइफ आप स्वयं महसूस करेंगे। क्योंकि हाँ मैं ये सब करता हूँ, मैं कोई चीज ऐसा नहीं हाँ, नहीं बताता आप जो तो। मैंने स्वयं करके ना जी देखा हो। जी, सुधाकर जी, ये 1 मिनट ही जी। बचा है तो ये डिसकंटिन्यू होने वाला है, हम लोग एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, ये मीटिंग एक बार मैं एंड कर रहा हूँ। इसी लिंक से ज्वाइन होगा। जी बिल्कुल।